हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे और एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। एक जो श्रृंखला चल रही है लगातार बिपिन चंद्रा की बुक के रेफरेंस के साथ हम भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ रहे हैं। इसमें आज ये क्लास 4th है, चैप्टर 3 ही रहेगा, यानी अध्याय 3 ही है। लेकिन अध्याय 3 में आज हम पावना विद्रोह के बारे में बेसिकली पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों ने नील विद्रोह पढ़ा था। 1859 के आसपास नील विद्रोह हुआ, तो आपने वो नील विद्रोह पढ़ा। आपने देखा कि उसमें किस प्रकार से नील के किसानों ने आवाज उठानी सीखी। हालांकि वो भी एक अहिंसक टाइप का ही आंदोलन था, बहुत ज्यादा हिंसा की कोई विशेष घटनाएं नहीं देखने को मिली। वैसे ही यहाँ पर भी कोई विशेष हिंसा की घटनाएं हमको देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन क्या है ये पावना विद्रोह, कहाँ हुआ है, आइए इन सब चीजों के बारे में जानना शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है, तो आज हम लोग पावना विद्रोह के बारे में जानेंगे और यहाँ पर इसका थोड़ा सा ईयर यदि अगर आप याद रख सकें तो याद कर लें। इसका वर्ष यदि अगर आप याद कर सकें तो 1857 से लेकर के 1876 के बीच में हमको पावना विद्रोह दिखाई देता है। पावना विद्रोह जो है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये बंगाल का है। तो आप अगर इसका प्लेस याद रखना चाहें तो बंगाल के विद्रोह के तौर पर आप इसको याद रख सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जैसे आप टॉपिक ही देखिए, टॉपिक में क्या है कि हम किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं या किसान विद्रोह पढ़ रहे हैं, तो ये किसान आंदोलन ही है। स्वाभाविक सी बात है, बंगाल के किसानों का आंदोलन है। ठीक है, वहां का जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन है, आंदोलन जो है ये हमको यहां पर देखने को मिल रहा है। अब पावना जो है वर्तमान समय में, जैसे पूर्वी जो बंगाल जिसको कहा जा सकता था, अब तो बांग्लादेश के आसपास वो हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। सो तकरीबन आप देखेंगे तो कि सपोज अगर हम बांग्लादेश को बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से, तो ये बंगाल वाला जो पार्ट है इसमें यहां कहीं आपको, इस जगह पर कहीं पर आपको पावना देखने को मिलेगा। ये लोकेशन जो है वो पावना की है, पावना। ठीक है, ये लोकेशन जो है पावना की है। पावना प्रोविंस यहाँ पे कहीं पे देखने को मिलेगा और ये फिर इधर इंडिया का पोर्शन है, आपको मालूम है, इस तरफ की ओर, है ना। तो ये आपको पावना वाली जो प्रोविंस है वहां पर ये आंदोलन देखने को मिलता है और ये कृषक अशांति है। मतलब 1870 का जो दशक है, 1780s का जो डेकेड है, वो 70-80 के दशक में हमको इस तरीके के आंदोलन देखने को मिलते हैं। कृषक अशांति के आंदोलन हमको देखने को मिलते हैं। अब ये आंदोलन क्यों हुए हैं, उसके पीछे तर्क क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, अगर आप देखेंगे तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण हमको देखने को मिलता है वो है रैयतवाड़ी। ठीक है, मतलब रैयतवाड़ी का मतलब यही हो गया कि किसानों का लगान वाला जो प्रोसीजर है उसको यहां पर हमें देखने को मिलेगा। किसानों के ऊपर लगान लगाए गए हैं और वो लगान दम तोड़ने वाले लगान है। दम तोड़ने इन द सेंस कि बहुत ज्यादा किसानों के ऊपर वो आर्थिक संकट पैदा करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि किसान उससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। कारण में एक कारण मैंने आपको लगान बताया। लगान क्या है, बहुत उच्च है, बहुत ही उच्च दर के लगान है जिसको पे कर पाना किसानों के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। दूसरा जो काश्तकार हैं, काश्तकार क्या होते हैं पहले तो ये समझ लीजिए। काश्तकार क्या होते हैं, मैंने आपको शायद पहले भी बताया हो। काश्तकार का मतलब हो गया कि ये ऐसे जोतदार लोग हैं, ये ऐसे जोतदार हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। इनको जमीन मिलती है किसी जमींदार की, जमींदार से। ठीक है, ध्यान रखना है हमको। इसमें क्या होता है कि जो जमींदार है उस जमींदार से इसको जमीन प्राप्त होती है। जमींदार से, जोतदार जो है उसको जमींदार से जमीन मिलती है, जमीन प्राप्त होती है। और ये जो जमीन प्राप्त होती है, इस जमीन का ऐसा नहीं है कि ऐसे ही दान में दे दिया जाता है। ये इसके लिए कागजात तैयार किए जाते हैं बाकायदे, मतलब कानूनी प्रक्रिया के तहत जमींदार अपनी जमीन का कुछ हिस्सा इस जोतदार को देता है कि अपने खेत की तरह इसे जोत करके फसल उत्पादन करके वो अपना काम चला सकता है। इसके बदले ये शुल्क लेते हैं। स्वाभाविक सी बात है, मतलब इसको साधारण भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि एक जमींदार है, वो अपनी जमीन बेचता है कुछ समय के लिए या लीज पर देता है कुछ समय के लिए किसान को या जोतदार को। तो वो जोतदार जो है वो काश्तकार कहलाता है। तो ऐसे काश्तकारों के पास में अधिकार है कि जमींदार ने जब जमीन दे दी है तो अपने हिसाब से वो जोत करेगा। लेकिन आगे चल करके इन जमींदारों ने क्या करना शुरू किया, इन काश्तकारों को भी परेशान किया।
इन काश्तकारों को भी परेशान किया। मसलन इनकी जमीन पर इनकी इच्छा के अनुसार फसल नहीं जोतने दिया गया। कई बार इनके साथ जो शर्तें लागू की जाती थी उसमें शर्तों में तोड़ मरोड़ करते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किए जाते थे, उच्च दरें तय कर दी जाती थी अचानक से बीच में। तो ये सब चीजों से काश्तकार बहुत परेशान थे। यहां तक कि जब काश्तकार इनके इस तरीके के परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते थे तो इनकी जमीन जो है वो छीन ली जाती थी, जबकि पेपर पे उनको जमीन मिली है और इसकी सुनवाई कहीं नहीं हो पाती थी। तो इस तरीके की परेशानियां यहां पर देखने को मिली। इनके पशु जो है वो छीन लिए जाते थे। अगर खेत नहीं छीना जा रहा है तो पशु ही छीन लिए जा रहे हैं, पशु ही जो है उनके हरण कर लिए जा रहे हैं, या फिर उनकी जो फसलें हैं उनकी फसलों को बर्बाद कर दिया जाता था, जिससे कि वो मजबूर हो जाएं कि वो अपने इस जो भी इनकी डिमांड है उस डिमांड को ये पूरा कर सके। तब इस सब चीजों के परिणाम क्या होंगे? स्वाभाविक सी बात है कि परिणाम जो है वो विद्रोह के रूप में सामने आएंगे। विद्रोह हुआ या फिर आंदोलन हुआ। आंदोलन या विद्रोह इसलिए हुआ कि भाई कब तक जो है आप इस तरह की चीजों को कंटिन्यू कर सकते हैं, कैसे ये सारी चीजें चलेंगी, कैसे हम इसमें सरवाइव कर पाएंगे, कैसे जीवन जी पाएंगे। लगान की दरें कभी कभी इतनी ज्यादा कर दी जाती थी कि लगान को चुकाने के लिए ये कभी कभी सेठ या साहूकार के पास किसान लोग जाया करते थे, जिनको हम लोग कह सकते हैं सूदखोर वगैरह हुआ करते थे वे, या फिर जो ब्याज पे पैसा देते हैं उनके पास जाया करते थे, और वो भी इस मजबूरी का फायदा उठा करके उच्च कर के ऊपर, उच्च दर के ऊपर उनको उधारी देते थे। तो ये सब परेशानियां थी। इन्हीं सब परेशानियों के खिलाफ ये जो बांग्लादेश वाला एरिया आप देख रहे हैं वर्तमान समय में, उसको पूर्वी बंगाल कहा जा सकता है। 1873 में पावना में यूसुफ शाही परगना है, वहां के किसानों ने क्या कर दिया? वहां के किसानों ने विद्रोह किया। किसानों ने आवाज उठाना शुरू किया, आवाज उठाई। अब आवाज उठाने के लिए देखिए यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये किसान अब पहले से ज्यादा मतलब जानकार हो चुके हैं। जैसे आपने देखा कि बंगाल में ही नील विद्रोह भी हुआ, तो नील विद्रोह से वो प्रेरित हैं। नील विद्रोह से इस प्रकार से प्रेरित हैं कि कहीं ना कहीं मतलब इस प्रकार से नील विद्रोह से वो प्रेरित हैं कि पॉजिटिवली प्रेरित हैं। उनको एक कह सकते हैं कि उनको समझ में आता है कि कानूनी रास्ता अपना करके भी हम विरोध कर सकते हैं। तो इन्हीं किसान लोगों ने क्या किया? अपनी आवाज उठाने के लिए संघ बनाया, और इस संघ को क्या बोला गया? किसान संघ बोला गया। अब ये किसान संघ करते क्या थे? किसान संघ अपनी जो परेशानी है उस परेशानी से जो लोग किसान लोग जूझ रहे हैं उन किसानों का ये यूनियन बनाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा इन किसानों ने यूनियन बनाना शुरू कर दिया और उस पर डिस्कशन करना शुरू किया कि हम जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा लोग संघ में जुड़ेंगे, उतनी ज्यादा गंभीरता से सरकार को हम अपनी बात बता पाएंगे और सरकार हमारी बात को गंभीरता से ले सकेगी। इसलिए संघ को बड़ा करने का प्रयास किया गया। ये लोग घूम घूम करके जो अत्याचार हैं उसके बारे में लोगों की सहानुभूति लेते थे और संघों में शामिल करते थे। तो धीरे धीरे करके डिमांड जो है बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई और एक किसान संघ परिपूर्ण किसान संघ हो गया, जिसमें ना सिर्फ अब पाबना के किसान शामिल थे बल्कि आसपास की दूसरी परगनाओं के, दूसरे जो प्रांत हैं, उनके भी लोग इस किसान संघ में शामिल होने शुरू हो जाते हैं। अब ये जो किसान संघ जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे इनकी जो रचनात्मक या क्रियात्मक जो क्रियाएं हैं वो सामने आती हैं, जैसे कि हड़ताल पे चले जाना, लगान न देना, जो बॉन्ड्स यहां पर जला दिए गए हैं तो फिर मतलब अपने हिसाब से जो है उसका पेमेंट अगर बाकी रह गया तो उसको ना देना। ऐसे करके बहुत तरीके उन्होंने अपनाए और उन तरीकों के माध्यम से ये लगातार जो विरोध है वो जारी रखा। अब इन विरोधों को गति कैसे दी गई उसको जानेंगे, लेकिन एक छोटी सी सूचना मैं आपको दे देता हूं। सूचना ये है कि 23 तारीख से बैच शुरू हो चुका है 8 बजे सुबह। तो 8 बजे सुबह जो ये 23 तारीख से बैच शुरू हुआ है, इसमें अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो जरूर एडमिशन ले लीजिए। P2I प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच है। इसकी खासियत यह है कि इसमें आपको प्रीलिम्स निकालने के लिए हम लोग पूरी कड़ी मेहनत करते हैं। वैसे तो बेसिक से फाउंडेशन तक की क्लासेस चलती हैं, लेकिन जब प्रारंभिक परीक्षा नजदीक आ जाती है तो स्पेशल तैयारी होती है, क्रैश कोर्स टाइप का हम लोग इसमें यहाँ पे कंटेन कराते हैं, जिससे कि अब मैक्सिमम लोगों का प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई हो।
अगर आपका प्रीलिम क्वालिफाई होता है तो हम आपको निःशुल्क आवासीय सुविधा देते हैं। निःशुल्क आवासीय सुविधा का मतलब आपको यहाँ दिल्ली सेंटर में स्टडी IQ परिसर में बुलाया जाएगा, आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। मतलब आपका फिर यहाँ पे सिर्फ मेंस का ही एक उद्देश्य रह जाएगा, रहना खाना सब यहाँ पर फ्री है, पढ़ना सब फ्री है। तो ये चीज आपको निःशुल्क आवासीय सुविधा के अंदर मेंस में मिलेगी। फिर जब मेंस का पेपर आएगा तो जैसे प्रीलिम्स के लिए स्पेशली आपको तैयार किया गया था कुछ दिन पहले, वैसे ही मेंस के लिए कुछ दिन पहले तैयार किया जाएगा। फिर इसी तरीके से इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको सब मिलेगा, ठीक है। नोट्स है, क्लास नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, मेंटरशिप है, जब भी आपको परेशानी हो, कुछ पूछना चाहते हैं अपने मेंटर से, तो वो सारी सुविधाएं इसमें आपको मिल रही हैं। अगर आप हिंदी में लेना चाहते हैं तो बैच शुरू हो चुका है, 24 से इंग्लिश का बैच शुरू हो रहा है और 25 से इंग्लिश बैच जो है शुरू हो रहा है। बट इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करने के लिए आपको विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही साथ क्योंकि जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो आपको ऑप्शनल की भी जरूरत होगी। अच्छी बात यह है कि आपको अभी से ऑप्शनल की तैयारी करनी चाहिए शुरुआत से ही। तो इनमें में से किसी भी ऑप्शनल को भी आप चूज कर सकते हैं। जब आप एडमिशन ले तो थोड़ा सा आप इसके लिए भी विचार करें। और हिंदी साहित्य, हिंदी मीडियम में हिंदी साहित्य है, इंग्लिश मीडियम के लोग भी हिंदी साहित्य कई बार लेते हैं। बाकी के जो टेस्ट, ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को बाइलैंग्वेज रखा गया है। खास बात यह है कि इसमें टेस्ट सीरीज इन्वॉल्व है, बैच में भी टेस्ट सीरीज इन्वॉल्व है भाई, ठीक है, इसमें भी टेस्ट सीरीज इन्वॉल्व है। तो इसमें भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट विरद लाइव कोड से मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप बैच नहीं ले रहे हैं तो केवल टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज लेने के लिए आपको ये बैच ओपन हो चुका है, 22 नवंबर से बैच ओपन है। आप इस 22 नवंबर वाले बैच में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसमें भी आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। अंत में मैं आपको बता दूं कि अगर आप बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो सेट ऑफ 18 एंड सेट ऑफ 5 ये बुक्स हैं, इनको भी आप परचेज कर सकते हो। इसके लिए भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इसमें, अगर आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। चलिए वापस आते हैं अपने उसी चैप्टर में जहां पर हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से सारी चीजें हुई। तो जो किसान संघ बना, तो उस किसान संघ ने सबसे पहले तो क्या किया, वो जो किसान संघ बना उस किसान संघ ने सबसे पहले तो पावना में जो है अपने आप को बड़ा किया, अपने जो उद्देश्य है उसको क्लियर किया और लोगों को जोड़ा। उसके बाद ये किसान आंदोलन पावना से अन्य राज्यों तक फैल जाता है, दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी फैलना शुरू हो जाता है। तो ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। अब इन आंदोलनों की खास बात क्या है, इन आंदोलनों की खास बात यह है कि किसान संघ के द्वारा जो भी मांगे करी गई थी, बेसिकली इनको परेशानी किससे है, इनको परेशानी है जमींदारों से। इनको परेशानी किससे है, जमींदारों से है। जो सूदखोर हैं उनसे परेशानी है, सूदखोर जो हैं उनसे परेशानी है, यानी जो ब्याज पे पैसा इत्यादि देते हैं उन सबसे परेशानी है इनको। डायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो इसमें प्रशासन का कोई योगदान आपको नहीं दिख रहा है। जो औपनिवेशिक शासन है, औपनिवेशिक शासन जो है उसका कोई डायरेक्टली योगदान नहीं दिख रहा है। औपनिवेशिक शासन, इसका कोई डायरेक्टली योगदान आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए इनकी मांग जो है वो डायरेक्टली औपनिवेशिक शासन से नहीं है। लेकिन हां, औपनिवेशिक शासन ही वो शासन है जो इस समय कानून व्यवस्था को लागू करती है, वो भले ही किसान हितकारी हो या ना हो उन्हें। लेकिन ये लगता है कि अगर हम अपनी मांग सुदृढ़ तरीके से रखेंगे तो कानून हमारी सहायता करेगा। तो दे बिलीव इन लॉ, और इस वजह से वो इस तरीके से किसान संघ बना करके इनकी खिलाफत कर रहे हैं जमींदारों और सूदखोरों की। तो बेसिकली इनकी लड़ाई कैसी है, इनकी लड़ाई जो है वो एक कानूनी लड़ाई है। स्वाभाविक सी बात है कि कानूनी तरीका जब ये अपना रहे हैं तो किसी प्रकार की हिंसा नहीं है इसमें, ये आपको ध्यान रखना। किसी प्रकार की हिंसात्मक कार्य को हम इसमें नहीं देख रहे हैं, तो हिंसा इसमें नहीं इन्वॉल्व है बिल्कुल भी। हाँ, ये एक अलग बात है कि कभी कभी कहीं कहीं जैसे जमींदार हैं कुछ ज्यादा ही अति कर रहे हैं, वो लठैतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसानों को के ऊपर पीड़ित करके उनको अत्याचार कर रहे हैं उनके ऊपर, तो फिर वो थोड़ा बहुत उन जमींदारों के खिलाफ हथियार वगैरह उठा ले रहे हैं। अदरवाइज कहीं पर भी किसी प्रकार की हिंसा देखने को हमको नहीं मिलती है। तो इसके बारे में देखिए एक बात लिखी हुई है कि काफी व्यापक तरीके से आंदोलन चला, लेकिन कहीं पर भी, शायद ही कहीं पर भी किसी जमींदार को किसी प्रकार की कोई चोट पहुंची हो, या जमींदार को मार डाला गया हो, या फिर किसी कारिंदे को घायल किया हो। कारिंदा मतलब जो एजेंट होते हैं, एजेंट, ठीक है। अब सोचिए एजेंट्स का भी रोल है। जैसे मान लेते हैं कि जो काश्तकार है, मान लेते हैं कि जो काश्तकार है, तो काश्तकार को चाहिए जमीन, काश्तकार को जमीन चाहिए,
और जमींदार जो है इसके पास जमीन है, जमींदार जो है, तो जमींदार को काश्तकार चाहिए, तो जमींदार मार्केट में थोड़ी टहल रहा है, इनके बीच में इसका बिचौलिया जो है वो कारिंदा है, कारिंदा मतलब बिचौलिया है ये, तो ये इनकी तरफ तो झुका हुआ है, इनके साथ तो अच्छा व्यवहार रखता है, लेकिन इनसे ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूल लेता है, तो इनका अत्याचार भी है। कई बार जमींदार कारिंदों के माध्यम से अत्याचार करते हैं, तो इन कारिंदों को भी किसी ने कभी कभी कोई घायल नहीं किया है। तो इस तरीके से इन्होंने जो ये मैंने आपको बताया कि ये आंदोलन जो शुरू हुए, किसान संघ जो बनना शुरू हुआ 1873 में, पावना के यूसुफ जाही जो एरिया है उससे जो एक चीजें चलनी शुरू हुई, वो 1885 तक शांतिपूर्वक चलती रही। हाँ, इसमें छोटी मोटी कभी हिंसक घटना आ गई होगी तो वो एक अलग बात है, उसको हम ना के बराबर मान करके चलेंगे। उसका रीजन ये है कि इन्होंने ज्यादातर कानून की सहायता लेने का प्रयास किया है। अब होता यह था कि जब कानून की सहायता ये लोग लेने जाते थे तो किसानों ने तो मैंने बताया कि किसान संघ बनाया है, उन्होंने तो अपनी तरफ से बंद कर दिया कि हमें लगान देना नहीं है, हमें इनके पट्टेदारी के ऊपर साइन नहीं करना है, हमें इनकी जो भी कई प्रकार की जो सहायता करते थे ये लोग इनडायरेक्टली जमींदारों की, वो सहायता नहीं करनी है ना, जमींदार की तरफ से कुछ भी कहा जाएगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू हमें उनसे इनकार करना है। तो जमींदार को अगर रेवेन्यू ही नहीं मिलेगा तो फिर काहे का जमींदार जमीन लेकर के वो क्या करेगा? तो स्वाभाविक सी बात है कि इसे भी कानून का सहारा लेना पड़ता था। अब ऐसे में अब ये सब जो मामले होते हैं ना, ये आज भी और तब भी ऐसे ही होते थे, ये दीवानी टाइप के मामले हो जाते हैं और दीवानी टाइप के मामले काफी लंबे चले जाते हैं, जमींदारों को काफी नुकसान होने लगता था। तो आप समझें कि इस तरीके का आंदोलन का पॉजिटिव रिजल्ट भी निकल करके आने लगा। कई बार जब ये इस तरीके से किसानों ने धमकी देनी शुरू करी उल्टे ही जमींदारों को कि हम कानून का दरवाजा खटखटाएंगे, तो कई बार जमींदारों ने अपनी जो रियायतें थी वो देनी शुरू करी। तो कई सारे मसले जो हैं बीच बचाव से इसी तरीके से सुलझा लिए गए। कुछ जगहों पर हिंसक वारदातें हुई, वो एक अलग बात है, कुछ जगहों पर हिंसक थोड़ी बहुत वारदातें हुई होंगी तो वो हुई होंगी, लेकिन बाकी जगहों पर क्या हुआ कि मामले जो है वो अहिंसात्मक तरीके से सुलटा लिए गए। अच्छा, एक चीज और है, सरकार ने कानून बनाने का इनके लिए वायदा किया। अब जब ये कानूनी रास्ता अपनाया किसान संघ ने, तो एक प्रॉब्लम ये थी कि तत्कालीन जो कानून है उन कानूनों का झुकाव जमींदारों की ओर ज्यादा था, ये जमींदारों के पक्ष में ज्यादा जाते थे। अब वो एक स्वाभाविक घटना, उसका रीजन है कि जमींदार जो है कानूनी कागज का प्रयोग करते थे, कानूनी कागज का प्रयोग करते थे। कानूनी कागज का मतलब हो गया कि सारी चीजें ऑन पेपर चल रही हैं। अब ये तो उतने शिक्षित है नहीं, इनसे तो अंगूठा जहां लगवा लिया जाता है, इन्हें क्या मालूम कागज में क्या लिखा है, ना तो जमीन से मतलब होता था। तो अंततः जब यहां पर जाया करते थे तो इनका पक्ष भारी होता था, इसलिए ज्यादातर निर्णय जो है वो जमींदारों के पक्ष में आने शुरू हो जाते थे। तो वो इसी चीज की दुहाई दे रहे हैं कि इनने हमसे धोखे से साइन करा लिया है ऐसा। अब उसके लिए भी तो कानून ही सुनेगा ना कि अगर आपने धोखे से किसी चीज पे साइन करा लिया है, बाद में अपने वायदे से आप मुकर रहे हैं, तो ये भी तो कानून के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो कई बार इन लोगों ने देखा कि यार किसान जो है वो समझदार हो रहे हैं, उनको कानून का रास्ता समझ में आ रहा है, इसलिए जो कानूनी कागज है वो भी उनके लिए धीरे धीरे कम काम का रह गया। ठीक है, तो अब इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह की घटनाओं के खिलाफ अभी तक तो जमींदारों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कानूनी रूप से, लेकिन अब उस कानून के खिलाफ भी किसान संघ जो है वो आवाज उठा रहा है कि ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए कि इस तरीके का फ्रॉड काम ना हो। इसीलिए सरकार ने भरोसा दिलाया इन किसान संघ के लोगों को या कृषकों को, या भरोसा दिलाया कि हम जो है आगे आपका सहायता करेंगे और आपके लिए कुछ नए प्रकार का कानून लेकर के आएंगे। तो कानून आया भी, ऐसा नहीं कि कानून आया नहीं, कानून आया बाद में। जैसे आप यहां पर देखोगे 1885 तक ये आंदोलन चला है, तो 1885 के आसपास तक ये कानून ला करके काश्तकारी कानून लाया गया, बंगाल काश्तकारी कानून लाया गया, बंगाल काश्तकारी अधिनियम लाया गया। और बंगाल काश्तकारी अधिनियम ला करके थोड़े से रुख को कड़ा किया गया कि इस तरीके के फ्रॉड के काम हमें नहीं करने चाहिए, और उनको जिन काश्तकारों को जो जमीन दी गई है उनको उनकी लीज के अकॉर्डिंग अपनी फसल उन्हें उगाने देनी चाहिए। 1885 में सारी चीजें आ गई। लेकिन जो ये सहारा देने की बात थी, ये बहुत ही कठोर कानूनों के साथ नहीं आई थी, क्योंकि किसानों ने भरोसा जताया था तो सरकार ने उनका साथ दिया। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये जो सरकार है, औपनिवेशिक सरकार है, ये तो किसान का शोषण करती थी, लेकिन इस मामले में फिर कानून क्यों बनाया गया
क्यों इंटरफेयर जो है औपनिवेशिक सरकार का इसमें ज्यादा हो रहा है, क्यों औपनिवेशिक सरकार ये वादा कर रही है कि हम आपका जो है पक्ष लेंगे, तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, औपनिवेशवाद जो है, ये जो आंदोलन है, ये औपनिवेशवाद विरोधी नहीं है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ये औपनिवेशिक शासन जो है, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ नहीं है, ये जमींदारों और सूदखोरों के खिलाफ ये शासन है। इसलिए ये इसका कोई विरोध हमको कहीं होते हुए देखने को नहीं मिलता है। कई जगहों पर अगर आप देखेंगे तो जब किसान आंदोलन होते थे तो इन किसान आंदोलनों में किसान डायरेक्टली एक्सेप्ट करते थे कि हमें औपनिवेशिक सरकार से, अंग्रेजों से कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी कानून से कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी शासन से कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कि उन्होंने नारे भी लगाए इस दौरान और कहा कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यानी कि मेरे और उनके बीच में ये जो जमींदार हैं या दो दूसरे बिचौलिए हैं, ये नहीं आने चाहिए। तो सरकार को भी मोटिवेशन मिला कि यार हमारे साथ तो सीधा किसान जुड़ना चाहता है, कहीं ना कहीं सरकार को भी बिचौलिए पसंद नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने इतनी एक्टिवनेस दिखाई थी। ठीक है, इसलिए उन्होंने इतनी एक्टिवनेस दिखाई और इसीलिए ये उपनिवेश विरोधी कानून मतलब आंदोलन नहीं कहा जाता है और इसीलिए ये आंदोलन बहुत शांतिपूर्वक भी रहा। तो सरकार की तरफ से भी कोई दमनकारी चक्र जो है वो नहीं चलाया गया, सरकार की तरफ से भी किसी प्रकार का कोई दमनकारी चक्र नहीं चलाया गया। ठीक है, इसीलिए उसने कोई दमन का सहारा नहीं लिया। हाँ, अब एक चीज यहां पर है कि इस आंदोलन में एक खास चीज देखने को मिलती है, धार्मिक एकजुटता। जो किसान संघ में किसान है वो कौन है? किसान संघ में जो किसान है वो कौन है? वो किसान हिंदू भी है और वो किसान मुस्लिम भी है, मुस्लिम भी है। हालांकि कुछ जमींदारों ने या कुछ दूसरे एजेंट्स वगैरह ने कई बार इस चीज को आवाज उठाने का प्रयास किया कि इस आंदोलन को एक सांप्रदायिक रूप दिया जा सके, सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास हुआ, लेकिन इसका सांप्रदायिक रूप सामने आ नहीं सका। अब सांप्रदायिक रूप जब देने का प्रयास किया गया तो कैसे किया गया? यह कहा गया कि इसमें जो रैयत हैं, ज्यादातर जो रैयत थे वो मुस्लिम थे, ज्यादातर जो रैयत हैं वो मुस्लिम हैं और जो ज्यादातर जमींदार थे वो हिंदू थे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसको यह बताने का प्रयास किया गया कि हिंदुओं का मुसलमानों के ऊपर यह अत्याचार है, परंतु ऐसा चीज सफल नहीं हो पाया क्योंकि किसानों को हिंदू मुस्लिम का कोई यहां पर मुद्दा नहीं था। किसान संघ में जो लोग शामिल हो रहे थे उनका किसान होना जरूरी था, वो किसान पक्ष के थे और उनमें से जो भी किसान ऐसे थे जिनको दिक्कत आ रही थी वो अपना पक्ष यहां पर रख रहे थे। तो ये एक चीज देखने को मिलती है कि किसानों के स्तर पर यहां पर धार्मिक एकजुटता हमको दिखाई देती है। दूसरा, इस तरीके के संघ में कई सारे बुद्धिजीवियों का भी समर्थन था। अब उन बुद्धिजीवियों में बंकिम चंद्र चटर्जी जी का नाम है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आरसी दास हैं, आरसी दत्त है, रमेश चंद्र दत्त हैं, उनका नाम आता है। उन लोगों ने भी किसानों का समर्थन किया। इन लोगों ने क्या किया? किसानों का समर्थन किया कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए। इन्होंने भी किसानों का समर्थन किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, द्वारकानाथ गांगुली, इन सब लोगों ने एक तरीके से एक एसोसिएशन के माध्यम से, जैसे यहां पर इंडियन एसोसिएशन लिखा है, इन लोगों ने इंडियन एसोसिएशन के माध्यम से और कुछ अखबारों के माध्यम से अपनी कुछ मांगें जो हैं रखी किसानों के हित में। सरकार से, कानूनी तरीका है ना, इसलिए सरकार से कुछ मांगें रखी। तो मांगों में क्या रखा गया? ये कहा गया कि जो भी कानून बनाया जाए, जो भी कानून आगे लागू किया जाए, जैसे शुरुआत में मैंने आपसे कहा ना, इन्होंने कुछ कानूनों की मांग करी थी। यहां पर जो है उन्होंने क्या किया? सरकार से कानून बनाने की मांग की, सरकार ने कानून बनाने का प्रयास किया। तो जब कानून बन करके सामने आएगा, उससे पहले 1880s के दौर की अगर हम बात करें तो 1880s के आसपास जो है इंडियन एसोसिएशन के माध्यम से सुरेंद्र नाथ बनर्जी और द्वारकानाथ गांगुली इत्यादि ने इस बात को रखा सरकार के सामने कि जो भी कानून आए उसमें जो भी अधिकार मिलने चाहिए वो सीधे केवल उन्हीं लोगों को मिले जो जोतदार हों, जो जोतदार हैं, जो खेत जोत रहे हैं, उनके हितों का ध्यान में रख करके ये कानून बनना चाहिए।
तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक मोटिवेशन का पॉइंट है कि आंदोलन का सपोर्ट जो है वो पढ़े लिखे लोगों का सपोर्ट उनको मिल रहा है। तमाम सारे अखबारों का, हिंदू पैट्रियट करके अखबार है, उसका अखबार का सपोर्ट मिल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। और इससे एक और पॉजिटिव चीज ये हो रही है कि किसानों को भी कानून की समझ आ रही है इन जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनके माध्यम से। इसके अलावा धार्मिक एकता की जहां मैंने बात करी थी आपसे, आपको बताया था कि यहां पर ये जो धार्मिक एकजुटता है उसका एक उदाहरण यहां पर ये देखने को मिलता है। जैसे ईशान चंद्र राय शंभूपाल ये हिंदू हैं और खुदी मल्लाह ये मुस्लिम हैं। तो ये सब लीडर्स हैं। ये सब कौन है? इसके लीडर हैं। जगह जगह इन्होंने जो किसान मंच तैयार किया है उस पर जनता को मोटिवेट करना, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना इत्यादि चीजें सिखाई हैं। अब इन सब चीजों का फाइनली असर ये पड़ा, इन सब चीजों का अंततः असर ये पड़ा कि जमींदार जो हैं वो धीरे धीरे क्या करने लगे, जमींदार वगैरह जो हैं वो धीरे धीरे कानून के दायरे के अंदर आ गए, कानून के दायरे में आ गए और तमाम जगहों पर उन्होंने इनकी बातें जो हैं वो किसानों की बातें जो है मानना शुरू कर दिया। तो ये है आपका पावना विद्रोह। तो पावना विद्रोह में बेसिकली आपको ओवरऑल यही समझ में आता है कि परगना, यूसुफ शाही परगना से ये शुरू होता है बंगाल में, शांतिपूर्वक आंदोलन के तौर पर चलता है। मुख्य तौर से काश्तकारी करने वाले जो किसान हैं उनसे काश्तकारी के नियमों को, उनकी अशिक्षा का, उनके कमजोरी का फायदा उठा करके उनके खिलाफ जो है वो गैर कानूनी कार्य किए जाते हैं। तो वो उसके खिलाफ किसान संघ बना करके आवाज उठाते हैं और सरकार का उनको इसलिए सपोर्ट मिल जाता है क्योंकि किसानों ने सरकार का विरोध नहीं किया है, उन्होंने जमींदारियों का विरोध किया है। ठीक है, अब ये चीज आप देख रहे हैं कि अभी बंगाल में आपने देख लिया यहां तक पढ़ते पढ़ते कि पावना विद्रोह जो है वो लगभग सफल हो गया, जमींदार जो है वो सुधर गए कई सारे। पावना के अलावा आपने देखा कि इसके पहले नील आंदोलन हुआ, नील विद्रोह हुआ, और नील विद्रोह भी लमसम जो है आपने देखा कि ये किसानों के हित की तरफ गया। तो इन दोनों आंदोलनों से किसानों को यह समझ में आ रहा है कि हिंसात्मक प्रक्रिया रखने से कोई लाभ नहीं है, अहिंसात्मक तरीके से भी जोरदार तरीके से मांग रखी जाए, एकजुट होकर के मांग रखी जाए तो हम आगे जो है आगे अपना काम कर सकते हैं। अब ये जो खबरें हैं ये देश के दूसरे हिस्सों में भी पहुंचने लगी। अब आप यहां पर उसी चीज से कनेक्ट करिए दक्कन का विद्रोह। साउथ में भी कुछ विद्रोह हुए। साउथ में जो विद्रोह हुए हैं वो कैसे हुए हैं? साउथ या साउथ वेस्ट यानी दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में भी इसी तरीके के कुछ किसान विद्रोह हुए। ये भी किसान आंदोलन है। ये भी क्या है? किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन जिसमें रैयत शामिल है। और ये जो रैयत हैं ये तो मुख्य तौर से पीड़ित हैं रैयतवाड़ी प्रथा से। मुख्य तौर से पीड़ित हैं किससे? रैयतवाड़ी प्रथा से। लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात है कि इसमें भी जो आंदोलन है वो सरकार विरोधी बहुत कम है। क्यों? उसका रीजन क्या है? रैयतवाड़ी प्रथा लाई गई, रैयतवाड़ी प्रथा लाई गई। और जब रैयतवाड़ी प्रथा लाई गई, देखिए यहां पर लिखा है ना रैयतवाड़ी के खिलाफ है। तो रैयतवाड़ी जो प्रथा लाई गई उसमें क्या हुआ कि जो रैयत है, रैयत यानी कि किसान जो है, उसके लिए लगान तय कर दिया गया, लगान की दर तय कर दी गई। और ये सीधा इसका संबंध जो है किससे हो गया? सरकार से। यानी सरकार किसान की लगान तय करेगी और सरकार को किसान जो है वो लगान, जो तय लगान है वो देगा। लेकिन रैयतवाड़ी सिस्टम में लगान की जो दरें हैं, ये दरें हैं अत्यधिक उच्च हुआ करती थी। अत्यधिक उच्च लगान की दरें जब वो नहीं चुका पाते थे तो लगान चुकाने के लिए वो उधारी लेते थे। लगान चुकाने के लिए वो क्या करते थे? उधारी लेते थे। और लगान चुकाने के लिए उधारी मिलती थी इनको महाजनों से। महाजन कह लीजिए या साहूकार कह लीजिए या फिर सूदखोर कह लीजिए, महाजनों से या फिर सूदखोरों से। सूदखोर जो हैं, सूद का मतलब ब्याज का जो पैसा होता है उसको खाने वाले, तो सूदखोर जो हैं उनसे इनको ये उधारी का पैसा मिलता था और उस उधारी के पैसे से ये लगान चुका देते थे। तो एट अ टाइम सरकार के साथ तो इनका संबंध ठीक हो जाता था। लेकिन महाजन जो है इसका फायदा उठा करके उसी तरीके से जैसे पावना में भी हो रहा था, हालांकि पावना में इस चीज की मात्रा कम थी, काश्तकारी कानून के दुरुपयोग की मात्रा ज्यादा थी। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर जो महाजन है, यहां पर जो सूदखोर है, वो इसकी मजबूरी का फायदा उठा करके अत्यधिक उच्च दरों पर जो ऋण है वो प्रदान करते थे, ऋण प्रदान करते थे।
प्रदान करते थे। तो अत्यधिक उच्च दरों पर यह ऋण प्रदान करा जा रहा है, तो धीरे धीरे वो इनके चंगुल में किसान जो है वो फंसता जा रहा है। मजे की बात यह है कि इस तरीके की डिमांड जहां पर रैयतवाड़ी सिस्टम तेजी से लागू किया गया उस जगह पर ज्यादा हुआ। तो बाहर के जो रईस लोग थे ये इन जगहों पर आए, खास तौर से आप मारवाड़ जो इलाका है, मारवाड़ी हैं, गुजराती हैं, ये इस जगह से आने वाले अमीर महाजन हैं। और ये अमीर महाजन साउथ में जाकर के उन्हें पता चल रहा है कि वहां के लोगों के पास पैसा कम हो रहा है, तो ये इनके पास पैसा ज्यादा है, ये व्यापार कर रहे हैं। पश्चिम देशों से भी इनके व्यापार होते थे, अरब देशों से भी व्यापार होते थे, भारत में इनके व्यापार थे ही। तो इनके पास पैसे हैं और ये पैसा ला करके इन लोगों को खूब उधारी में पैसा दे रहे हैं और ये सारे लोग इनके चंगुल में फंसते चले जा रहे हैं। तो ऐसे समय में इनके खिलाफ मतलब अब जो रैयत है वो क्रोधित होता जा रहा है कि यार तुम तो जबरदस्ती इतना उधार दे रहे हो हमको, इतनी उधार में इतनी अधिक दर रख रहे हो और फिर वसूलने के टाइम हमसे दुर्व्यवहार कर रहे हो। एक चीज ये किसान की प्रॉब्लम यहां पे आपको समझ में आई होगी। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि 1860 के दशक में अमेरिका में गृह युद्ध हुआ और इसकी वजह से अमेरिका या यूरोप में जो कपास है उसकी आपूर्ति थोड़े कम हो गई। तब वो कपास की प्राप्ति के लिए भारत की तरफ आया और भारत में कपास जो है वो तेजी से उगाया जाना शुरू कर दिया गया। इसकी वजह से कपास की डिमांड बहुत बढ़ गई। लेकिन कुछ ही समय पश्चात 1864 के आसपास कपास के निर्यात में इसलिए मंदी आ गई क्योंकि वहां पे जो गृह युद्ध था वो शांत हो गया। गृह युद्ध जो है वो क्या हो गया, वहां पर शांत हो गया 1864 में। इसकी वजह से अब वहां पे फिर से कपास लोकली जो है वो सप्लाई होना शुरू हो गया और यहां से जो ट्रेड होकर के जाया करता था कपास, उसकी मांग जो है वो कम हो गई। अब क्योंकि यहां से कपास की मांग कम हो गई तो कपास को उगाने वाले जो किसान थे उन्होंने जब कपास की डिमांड ज्यादा हो गई थी तो उन्होंने अग्रिम बहुत सारे ले लिए थे। अब ये पैसा जो आया था इनके पास से, अब ये पैसा महाजनों ने वापस मांगना शुरू किया। महाजनों के पास पैसा जो था वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के माध्यम से आया था, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन महाजनों से पैसा वापस मांगा, महाजनों ने इनसे पैसा वापस मांगा और इनके पास पैसा था नहीं तो इन्होंने उस समय तत्काल समय में देने से मना कर दिया। तब महाजनों ने इनके ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए। तो ये तो महाजनों की तरफ से एक दूसरा प्रभाव था जो किसानों के ऊपर पड़ा। कुल मिलाकर के किसानों से पैसे की उगाही बहुत ज्यादा इन महाजनों के माध्यम से की जानी शुरू कर दी गई। अब सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी ये किसान सरकार से बहुत ज्यादा क्रोधित नहीं है। 1867 में किसान की जब इस तरह की मंदी से परेशान है, जब उनके पास में पैसा नहीं है, परंतु फिर भी राजकोष भरने के लिए, कंपनी कोष भरने के लिए कंपनी ने किसानों के ऊपर ये जो लगान की जो दरें यहां तय करी जाती थी रैयतवाड़ी इत्यादि में, इन दरों को बहुत बढ़ा दिया। तकरीबन 50% के आसपास जो है इंक्रीज कर दिया उसको। अगेन जब ये सारी चीजें हुई तो ये फिर इनके पास ले दे करके एक ही रास्ता बचा। भले ही ये महाजनों से क्रोध में थे, फिर भी इनके पास ही पैसा था और ये इनसे ही पैसा मांगने जाया करते थे। आफ्टर ऑल आपको यहां तक ये समझ में आ गया होगा कि कंपनी लगान की दर बढ़ाती है, उस लगान को चुकाने के लिए ये उधारी लेने जाते हैं, जिनसे उधारी लेते हैं वो जानबूझ करके ऊंचे दर पर इनको जो है परेशान करते हैं। और इसमें औपनिवेशिक शासकों का योगदान है। किसानों को लूटने के लिए ये सारे प्लान किए जाते थे। एक तो एनी हाउ किसान जो है वो कंपनी को उधार लेकर के पैसा देने के लिए तत्पर होता था और दूसरी तरफ महाजन जो है उनसे पैसा निचोड़ने के लिए उनके ऊपर बल प्रयोग करते थे। ना दे पाने की स्थिति में उनकी जमीन जब्त कर ली जाती थी, उनके पशु जो हैं वो छीन लिए जाते थे, उनको मजदूर बनाया जाता था, बंधुआ मजदूर बनाने के लिए तैयार कर दिया जाता था। तो एनी हाउ कहीं ना कहीं शोषण जो है वो दो तरफा हो रहा था, डायरेक्टली महाजनों के माध्यम से, इनडायरेक्टली औपनिवेशिक शासन के माध्यम से। किसानों को इतनी समझ थी नहीं कि इनडायरेक्टली ये शोषण जो है वो सरकार की तरफ से हो रहा है, तो डायरेक्टली महाजनों की तरफ ही उन्होंने उंगली उठा दी। एक घटना घटित होती है 1874 में सिरूर तालुका में एक गांव है जिसका नाम है करहाड़ गांव। घटना क्या घटित होती है कि कालूराम नाम का एक सूदखोर है,
कालूराम नाम का एक सूदखोर है, वो किसी किसान की उधारी बहुत हो गई है, किसान की बहुत उधारी हो गई इस क्या नाम है, जो ये महाजन है, कालूराम महाजन है, और इस महाजन की बहुत ज्यादा उधारी हो गई है किसी किसान पे, और ये किसान इनकी उधारी को देने में असमर्थ हो गया, वापस लौटाने में असमर्थ हो गया है। तो कालूराम महाजन ने क्या किया, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कोर्ट से वो इस बात की परमिशन ले आया है कि वो इस किसान के घर को की कुर्की जो है वो कर सके। इसके घर के कुर्की के आदेश मिल गए हैं, डिक्री मिल गई है, आदेश का मतलब डिक्री, ठीक है, कुर्की के आदेश मिले। कुर्की के आदेश का मतलब अब क्योंकि उधारी नहीं लौटा पाए तो अब इनकी खेत और इनके जमीन जो है वो अब महाजन लूट लेगा, रख लेगा अपने पास, अब इन्हें घर से निकाल दिया जाएगा। तो जब इस आदेश को लेकर के कालूराम किसान के पास जाता है तो गांव के लोग कालूराम को समझाते हैं इस किसान के बिहाफ पर कि भाई ऐसा ना करो, किसी के घर खेत जमीन जो है मत खरीदो, वो धीरे धीरे करके उधारी चुका देगा, और आपने भी बहुत ज्यादा उधारी लगा रखी है। मतलब बातचीत करके ही कालूराम को समझाना चाहते थे। कालूराम इस अहंकार में थे कि हमें तो कोर्ट ने सहारा दे दिया है, हम तो लेकर के रहेंगे। किसानों को गुस्सा आया, किसानों ने पीट पाट के बराबर कर दिया। अब कालूराम गुस्से में आकर के वहां से भाग निकले और इनके हाथ में जो डिक्री उकरी थी वो किसानों ने फाड़ फूड़ दी, और इसके अलावा इनके जो राजस्व के कागजात थे, राजस्व के जो कागज वगैरह जो थे वो कागज भी इन्होंने क्या कर दिए, इनके डिस्ट्रॉय कर दिए। अब ये इस इतना करने के बाद मतलब ये अब एक तात्कालिक कारण हुआ जिससे अब ये केवल ये एक किसान नहीं है जो इस घटना से दुखी है, इस एक घटना से ये अकेले एक किसान दुखी नहीं है। तो ये राजस्व के कागज जब इस तरीके के जलने शुरू हो गए तो इनको समझ में आ गया कि ये भी एक तरीका जो है निकाला जा सकता है, ये भी एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से एक विरोध किया जा सकता है। तो वो जो सिरूर तालुका से इस तरीके की जो चीजें शुरू हुई, वो सिरूर तालुका से शुरू होने वाली इस तरीके की जो चीजें हैं वो अब तेजी से दूसरी जगहों पर भी बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो महाजनों और सूदखोरों के खिलाफ विरोध जो है अब शुरू हो जाता है, यहां से विरोध शुरू होता है। यहां अभी तक जो घटना थी वो ये थी कि लोगों के मन में इनके खिलाफ चीजें, गुस्सा, क्रोध जो है वो बढ़ रहा था। लेकिन यहां क्या हुआ, यहां ये हुआ कि सूदखोर और ये सब जो लोग हैं इनके खिलाफ अब किसान एकजुट होने लगे। अब एकजुट होकर के क्या कर रहे हैं कि भाई हम तुम्हारा जो लगान है या उधार जो है उधार नहीं देंगे, उधार वापस नहीं करेंगे, उधार वापस नहीं करेंगे, ये बात कह दी। दूसरा, ये जो है ये तो रईस आदमी है, तो रईस आदमी क्या काम कौन करने जा रहा है, जा तो गांव के लोग रहे ना, तमाम प्रकार के जो बुलोटीदार हैं, बुलोटीदार का मतलब हो गया जो प्रजा होती हैं, गांव में प्रजा बोला जाता है, प्रजा या प्रजा बोला जाता है। तो कौन कौन है उसमें, नाई है, धोबी है ना, नाई है, धोबी है, मोची है, लुहार है, इस तरीके के जो लोग हैं ये इनके लिए काम किया करते थे। इन लोगों को कहा गया कि तुम इनके लिए काम नहीं करोगे क्योंकि आते तो कहीं ना कहीं किसान वर्ग से ही हो, पर अगर तुमने काम करना शुरू किया तो हम तुमको गांव से निकाल देंगे। तो इन लोगों ने भी इनकी पाबंदी करनी बंद कर दी, ठीक है। तो अब ये अकेले पड़ने लगे, मतलब किसानों को एक रास्ता मिल गया कि हमें क्या कर देना है, अवज्ञा कर देनी है। मतलब जैसे आगे चल करके गांधी जी यही सब चीजें प्रयोग करेंगे, उससे पहले किसानों ने ये प्रयोग किया है। बस अंतर ये कि गांधी जी ने व्यापक तरीके से पूरे देश में इस चीज को किया और एक समझदारी की तरीके से किया। ये चीज यहां पर ऐसी नहीं हो पाई थी, एक अलग बात है। तो बुलेटीदार जो है उन्होंने पाबंदी लगानी शुरू कर दी। अब वो अपना काम कैसे करें, पैसा मिल नहीं रहा है, नाई, धोबी, मोची, लुहार ये सब उनके काम आ नहीं रहे हैं, तो वो गांव छोड़ करके भागने लगे। गांव छोड़ करके भागने जब लगे तो भागेंगे कैसे, उन्हें साधन चाहिए, साधन चाहिए, गाड़ी खींचने वाला चाहिए। गाड़ी खींचने वाला कोई भी व्यक्ति इनकी गाड़ी खींचने नहीं जाएगा, इनको गांव छोड़कर जाना है तो पैदल जाएं, पैदल जाने से रहिए। तो इस तरीके से महाजन बहुत परेशान हो गए और अंततः जो है वो धीरे धीरे अपने इस व्यवहार में नरमी लेकर के आने लगते हैं। और फिर नए जो सूदखोर थे जो इस इंटरेस्ट से यहाँ पे आते थे कि यहाँ के किसानों को मूर्ख बना करके आसानी से पैसा और जमीन छीनी जा सकती है, उनके आने की संख्या में भी गिरावट होने लगी। इसी तरीके से विद्रोह जो है अब बढ़ने लगा। अब ये घटना एक तरीके से सफलता की तरफ ले गई किसानों को। तो जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दूसरे जो ताल्लुक हैं, वहां पर भी चीजें शुरू हो गई। भीमथारी तालुका है, भीमथारी तालुका में एक घटना घटी हुई। वो घटना क्या थी कि जो भी इन लोगों के कागजात थे, कागजात जो भी थे, वो कागजात जो हैं भीड़ ने इनसे इकट्ठा करके जला दिए।
यहां यह ध्यान रखने की जरूरत है कि इस तरीके की विद्रोह यानी एग्रेसिवनेस जो दक्षिण में दिख रहा है, उपद्रव जो दिख रहा है, इस उपद्रव में हिंसा नहीं हो रही है। हां, अगर ज्यादा जोर जबरदस्ती करोगे तो हम तुमको धक्का मुक्की करके या गांव का बल दिखा करके तुम्हारे घर में हम लूट मचा देंगे। तो इस तरीके की लूट है, कागजात जला देना है, कुछ एक थानों को भी फूंक फांक दिया गया क्योंकि कुछ उन पुलिस वालों ने जो है महाजनों का साथ देने का प्रयास किया। तो इस तरीके की चीजें हुई, हालांकि किसी की जान से हत्या नहीं करी गई। तो ऐसी जो घटनाएं हैं, हिंसक घटनाएं अगर आप इनको कहते हैं, थोड़ी बहुत आगजनी तरीके की जो घटनाएं हैं, अगर वो थोड़ी बहुत देखने को मिली तो पूना, सूपा और अहमदाबाद इलाके में देखने को मिली, लेकिन इसमें किसी की जान इत्यादि नहीं गई है। पावना की तरह यह आंदोलन भी पूर्णतः क्या रहा, शांतिपूर्वक रहा, जैसे पावना आंदोलन चला था। अब जब ये डिमांड्स बहुत ज्यादा हर जगह चलने लगी, किसानों ने कानून का सहारा लेना जारी रखा और इसमें भी सरकार विरोधी कार्य नहीं है, सूदखोर विरोधी और जो मैंने आपको बताया कि जो ये उधारी देने वाले जो लोग हैं, इनके विरोध में ही आवाज उठाई जा रही है। तो सरकार को भी कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, सरकार ने भी इनके मामले में इंटरफियर किया और दक्कन कृषक राहत अधिनियम जो है 1879 में पारित किया। यहां पर भी वही चीज हुई, जैसे पावना में कुछ जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे उन्होंने साथ दिया था, वैसे यहां पर भी एक प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने साथ दिया, जिसमें एक इंपॉर्टेंट नाम आता है न्यायमूर्ति रनाडे का। इन्होंने पूना सभा का गठन किया, पूना सभा या पूना किसान संघ का गठन किया उन्होंने। अब पूना किसान संघ का जो उन्होंने गठन किया, उसके माध्यम से उन्होंने किसानों की तरफ से जो है सरकार के लिए आवाज उठानी शुरू करी है। सरकार के को जो है किसानों के समर्थन में न्याय देने की बात उन्होंने करी है और खुद भी वो न्यायमूर्ति हैं, तो ये और ज्यादा आसान हुआ यहां पर। तो न्यायमूर्ति रनाडे का योगदान भी हमको यहां पर देखने को मिलता है कि 1873 से लेकर के 1877 तक उन्होंने किसानों का साथ अच्छी तरीके से दिया है। पूना किसान सभा का वहां पर गठन किया था। पूना किसान सभा भी उसी प्रकार की, जैसे वहां पर पावना में किसान सभा बनाई गई थी, तो इस महासभा ने भी इसी तरीके के काम किए और लोगों को न्याय दिलाया। तो इसीलिए रनाडे जी को सोशल जस्टिस के तौर पर जाना जाता है। सोशल जस्टिस के इन्होंने कार्य किए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इनको जाना जाता है। तो भाई जो महाराष्ट्र के आसपास, उत्तरी और पश्चिमी महाराष्ट्र के आसपास जो ये चीजें घटित हुई, ये लगभग सफल हुई। अब इसी तरीके से आप देखेंगे तो मालाबार रीजन में, दक्षिण में जो मालाबार रीजन है, वहां पर मोपिला विद्रोह हुआ। मोपिला किसान जो है वो मुस्लिम किसान हुआ करते थे, इनके भी जमींदार जो है वो हिंदू जमींदार हुआ करते थे। तो वहां पे हिंसक थोड़े से आंदोलन हुए, तो सरकार ने इस तरीके के हिंसक आंदोलन को तो हिंसा के दम पर ही दबा दिया। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के थे, उन्होंने तकरीबन 40-45 किसानों के दम पर उपद्रव करना शुरू किया। तो यहां पर भी थोड़ा सा क्रांति का सहारा उन्होंने लिया, हिंसा का सहारा लिया, तो इसको भी बलपूर्वक दबा दिया गया। इसी तरीके से पंजाब में कूका आंदोलन हुआ 1872 में, राम सिंह कूका के नेतृत्व में, बाबा राम सिंह के नेतृत्व में। तो वहां पर भी हिंसात्मक तरीके से कार्यवाही करी गई, लेकिन उसके विपरीत इन जगहों पर हिंसात्मक कार्यवाही सरकार ने नहीं करी है, क्योंकि इनमें जो है सरकार विरोधी डिमांड जो है वो किसानों ने नहीं किया है। कूका आंदोलन तो बहुत बर्बर तरीके से दबाया गया। तकरीबन 45 जो सरदार थे उनको तोप के मुंह में बांध करके जो है उन्हें उड़ा दिया गया। तो अब क्या हुआ कि ये जो किसान है, अब आप देखेंगे कि पूर्व में बंगाल से और इधर दक्षिण में जो महाराष्ट्र वाला इलाका है, दक्षिण और पूर्व दोनों वाले हिस्से में किसान जो है वो जागरूक हो गया है। लेकिन यहां का जो जागरूक किसान है, उसे मेन एक चीज की परेशानी यहां पर जरूर है, वो ये है कि जो किसान है वो जागरूक जरूर हो गया है, किसान जागरूक हुआ है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये जागरूक किसान को एग्जैक्टली केवल ये मालूम है कि जो जमींदार हैं या फिर जो सूदखोर हैं या फिर महाजन इत्यादि जो हैं या फिर जो एजेंट इत्यादि हैं, जिनका डायरेक्टली रिलेशन इनसे हुआ करता था, ये ही लोग किसान से डायरेक्टली रिलेट होते थे। तो उनको लगता था कि यही सब हमारे जो हैं विरोधी हैं, यही सब इन्हीं लोगों का अत्याचार हमारे ऊपर है, यही हमारे अत्याचारी हैं। लेकिन उन किसानों को यह समझ विकसित नहीं हुई कि इन लोगों को श्रेय जो है वो औपनिवेशिक शासन ने दिया है। औपनिवेशिक शासन जो है उसने दिया है
ये चीज उन्हें समझ में नहीं आई थी। हालांकि इस दौरान कई बार आपको राष्ट्रीय एकता, हिंसा से दूर रहने की भावना, अपनी बात कहने की चीजों की भावना, ये सब चीजें समझ में आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये सब चीजों को मिस कर जाते हैं। बाद में 20th सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में जब इस तरीके के आंदोलन शुरू होंगे, तब वहां समझ विकसित होगी। तब जो आंदोलन है वो, या फिर लेटर 19th सेंचुरी, जैसे देखिए यहां पर 19वीं शताब्दी के अंत की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये पता चलता जाएगा कि इन सब के पीछे मुख्य योगदान औपनिवेशिक सरकार का है। तब वहां पर एक नए तरीके का किसान आंदोलन होना शुरू होगा। जैसे अवध किसान आंदोलन देखेंगे तो वो सरकार के खिलाफ है। यहां पर ये आंदोलन सरकार के खिलाफ कम देखने को हमको मिलते हैं। तो ये है जो संघर्ष है किसानों का, वो आपने देखा, इस तरीके के किसान संघर्ष हमको देखने को मिलते हैं। आशा करते हैं कि आपको जो बेसिक समझ है वो विकसित हो पा रही होगी। इस किताब में एक अच्छाई ये है कि इस किताब में फैक्ट थोड़े हैं, लेकिन उसके पीछे के कॉन्सेप्ट ज्यादा हैं। तो मेरा भी यहाँ पे जो पढ़ाने का स्टाइल हो रहा है वो यही है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूं। यू कैन फाइंड आउट फैक्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज एंड रिसोर्सेज। तो उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको जब सब जगह नहीं मिलता है, फैक्ट तो सब जगह मिल जाते हैं, वो मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। और इसलिए आप इसको बहुत प्रोग्राम को ध्यान से देखा करिए। और एक अपील आपसे जरूर है कि आप सब लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने दोस्तों मित्रों तक पहुंचाइए। साथ ही साथ अगर आप इस तरीके से, अब आप सोचिए कि इसमें और आनंद आ जाए यदि अगर हमारा 2-वे कम्युनिकेशन हो जाए, आप भी हमसे कुछ पूछ पाए, भाई हम 1 घंटे अपनी तरफ से क्या क्या चीजें बताएंगे, कितनी चीजें बताएंगे। जब हम बता रहे होंगे तो तथागत तरीके से आपके पास में बहुत सारे प्रश्न बन रहे होंगे। उन प्रश्नों का उत्तर जो है आपको इस तरीके के बैचेस में मिल सकता है। अगर संभव है तो आप इस बैच को परचेज जरूर करें। बैच सुबह शुरू हो चुका है यहाँ पर 23 तारीख से, और इस बैच में एडमिशन लेने के लिए आप विरत लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। विरत लाइव कोड का इस्तेमाल आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए भी कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज करने के लिए भी कर सकते हैं, और बुक्स अगर आपको परचेज करनी है तो इसके लिए भी कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको विरत लाइव कोड पे मिलेगा। इस लेक्चर का पीडीएफ जो है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस टेलीग्राम ग्रुप पे। आप जरूर इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। साथ ही साथ हमें टेलीग्राम से जुड़ने के साथ साथ इंस्टाग्राम में भी जरूर फॉलो करें। कल नए अध्याय के साथ फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे। रिवीजन करिएगा, नोट्स बनाइएगा, प्रॉपर तैयारी करिएगा डेडिकेशन के साथ, आपका एग्जाम जरूर सफल होगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।